खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें इंतहाई मौजूद मेहमान भी हमारे साथ हैं जो अहम अमूर पे हमें जो है एनलाइटन करेंगे। पहले कुछ खबरें बता दूं। यूक्रेन पर रूस का हमला अब बाकायदा उन्होंने अनाउंस कर दिया है और तकरीबन 2 लाख के करीब फ़ौज जो है और वहाँ अटैक्स और स्ट्राइक्स शुरू हो चुकी हैं, यही बताया जा रहा है। क्या कोई बड़ी जंग होने वाली है और दुनिया के अमन पर इसका और मैशत पर क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से बात करेंगे। तहरीक एतमाद क्या 23 मार्च को आएगी या नहीं आएगी, अभी सब गो मगो की कैफियत में है। और नूर मुकदम केस का फैसला आ गया, क्या सज़ाए मौत और कैद की सज़ाएँ हैं, तो हम किसी माहिर से पूछेंगे। मगर भट्टी साहब, हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़फ़र हलाली साहब और मोहतरम जनरल अमजद शुएब साहब ने। हलाली साहब, पहले तो मैं यूक्रेन पर जो रूस का हमला है इसकी क्या अहमियत बन रही है, कुछ प्राइस एस्केलेशन भी हो रही है और हमारे लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जब ऐन उस वक्त पर हमारे पीएम वहाँ पे दौरे पर मौजूद है। हाउ डू यू लुक एट दैट? अगर ये आपका जो आखिरी सवाल है, अगर वो मैं ये पहला ले लूँ और कहूँ आपको कि एक मौका मिला है हमें, ये एब्सोल्युटली बाय लक, माने किस्मत ऐसी कि ये जंग छिड़ा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर पहुँचे। और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हालांकि एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को ये दिया जा रहा है कि वापस आ जाओ और ये और वो, बार बार वो पीछे देख रहे थे कि भाई अमेरिकन क्या कहेंगे और ये वो। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मैं रहूँगा और पुतिन से मिलूँगा। और अब मैं माने कि हमारी उम्मीद है कि जब वो पुतिन से मिलेंगे उनको कहेंगे कि हम समझते हैं आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं कि आपका सिक्योरिटी का आपको कंसर्न है और ये जो हो रहा था आपके सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रहा था। आखिर एक अमेरिकन न्यूक्स और अमेरिकन फोर्सेस आपके बॉर्डर पे बैठे। तो जब क्यूबा में ऐसी कोई बात हुई थी तो आपको पता है कि जंग छिड़ने लग गया था। और ये तो बड़ी ये है, मगर हम खुश हैं कि आप इसको यू आर हैंडलिंग इट इस तरीके से। हमारी ख्वाहिश है कि आप हैंडल करें कि जंग फैले नहीं और जल्द से जल्द ये सुलह, आप दोनों का सुलह हो जाए। मगर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ये तो बिल्कुल अमेरिकन ने जो ये किया है, काजी साहब, ये जो अमेरिकनों ने किया है, ये तो बार बार रूस ने उनको कहा था कि मत करो, हम नहीं टॉलरेट करेंगे। और उन्होंने एक दफ़े जब बात नहीं सुना था, जॉर्जिया के साथ इनकी लड़ाई हुई थी और खूब जॉर्जिया को उन्होंने लगड़ा और फिर उनको कहा मत करो। मगर ये कहते नहीं, हम इनको ईयू में भी इंटीग्रेट करेंगे, यूक्रेन को हम वेस्टर्न आउटपोस्ट बनाएंगे, रशियन क्या कहते हैं नेटो का। तो जाहिर है कुछ होना था और ये हुआ। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। जनरल साहब, एक सवाल मैं कर दूं, फिर मेरे पैनलिस्ट बात करेंगे। आपसे ये फरमाइए कि जिस तरह कह रहे हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जिस तरह बात कर रहे हैं, हिलाली साहब बड़े सीजनड डिप्लोमेट भी रहे हैं और दानिशवर भी हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? और फिर आल्सो हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, क्या इस पर कोई असर पड़ेगा खान साहब पर? इसको आप कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इसको हम सिर्फ आइसोलेशन में देखें कि रशिया की तरफ से आपको इनविटेशन आई और इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करना था, तो ये वाकई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए रशिया की सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मदद चाहिए। सीपैक को अगर एक्सटेंड करना अपनी इकॉनमी के लिए, तो हमें यहाँ पे रशिया की हेल्प चाहिए, वरना तो ये सीपैक जो है सिर्फ चाइना के इस्तेमाल के लिए एक रास्ता रह जाएगा, जो हमें हमारे लिए इतना मुफीद नहीं होगा। तो उस लिहाज से, और फिर P5 कंट्रीज में से एक कंट्री है, वीटो पावर है, आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं? मेरा ख्याल है हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन कोई नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर को जब रशिया ने, पुतिन ने इनवाइट किया और जैसे हमने उसका शुक्र अल्लाह का अदा किया कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि हम इन हालात को देख के उन्हें कहते कि हम नहीं आ रहे। वो एक गलत सिग्नल जाता। बावजूद इसके कि इस वक्त अमेरिका हो सकता है कल को आपको ये कहे कि भाई आप या हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, आप फैसला करें, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हों, तो पाकिस्तान जो है उसको मेरा ख्याल है इसके साथ या उसके साथ के चक्कर की बजाय इसी चीज़ पे इंसिस्ट करना चाहिए कि हम अमन के साथ हैं, आप मुज़ाकरात से बातचीत करें। जिस तरह आप हमें कश्मीर में मशवरा देते रहे हैं, कश्मीर का मसला तो हल किसी ने नहीं कराया, लेकिन हमेशा यही कहा कि जी मिल जाए, मिल के बैठ के बात करें।
तो हम भी आपको कहते हैं कि मिलकर बैठ के बात करें, फसाद की तरफ ना जाएं। इससे बढ़ के हम नहीं। दूसरा ये है कि ये हो सकता है इसका आज तो हमें एक जंग की सूरत नजर आती है, कल इसका कुछ शक्ल ही बदल जाएगी। मैं मसलन इसको यूं देखता हूं कि यूक्रेन में इससे पहले जो सदर थे वो प्रो रशिया थे, और वो कोई भी उनका इरादा नहीं था नेटो वगैरह को ज्वाइन करने का। आज अगर यूक्रेन में रशिया की कोशिश से हुकूमत बदल जाती है और कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो उनको कहता है कि जनाब हमारे मुल्क को आपने मैदान जंग बना दिया, हम तो पूरा अमन से रह रहे थे, तो हमने बिला वजह ये नेटो का किस्सा खड़ा करके तो हमें मरवा दिया आपने। जंग तो वहां हो रही है ना, उनका मुल्क मैदान जंग बना हुआ है। तो वो कहता है जी हम नेटो का मेंबर ही नहीं बनना चाहते, ये फैसला यूक्रेन का सदर कर लेता है, तो बात यहीं खत्म हो जाती। फिर अमेरिका भी वहां पे बिन बुलाए मेहमान नजर आएगा। बड़ा तो अपना ये चीजें हो सकती हैं। जनरल साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं हलाली साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है अपने हमारे वजीर आजम के इस ट्रिप पे कि हमारी सफारतकारी में वो इंटेलिजेंस नहीं कि हम पुराने दोस्तों को भी साथ रखें और नए दोस्तों को ऐड करें। मैं छोटा सा एक डाटा शेयर करूँगा। 24 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, उसमें 18 बिलियन यूरोप और अमेरिका है। पाकिस्तानी रिमिटेंस हमें वहाँ से आती है, यूरोप और अमेरिका से। पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। तो अपेरेंटली क्या हमने इस लड़ाई के मौके पे 203 ममालिक में एक वज़ीर आज़म हमारा है, तो हमने ये मैसेज इंडायरेक्टली दे दिया वी आर विद रशिया? देखिए, आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, आप कैसे उन चीज़ों को डिक्टेट करना दे सकते हैं जो आप जिससे पैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बात आपने की बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अमेरिका है और EU है, ज़्यादातर हमारे एक्सपोर्ट्स उधर जाते हैं। मगर आप समझ सकते हैं कि कोई मुल्क है इस दुनिया में जो हमें ज़्यादा, चीन से ज़्यादा अहम है, जो हमारा सिक्योरिटी का ये देता है, जो हमें सिक्योरिटी की रीइंफोर्स करता है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि इसलिए कि ट्रेड हमारा एक मुल्क से ज़्यादा है तो बस उसी मुल्क की बात सुनते रहें और जो वो मुल्क कहें हम उधर चुप करके बैठें, आई डोंट थिंक दैट्स ऑन। देखिए, टाइम आ गया है कि कहना अमेरिका के साथ ये एक बैड मैरिज है, ये अब तलाक ज़रूरी है। क्या आप फिर वही डूम और स्टेट बनना चाहते हैं? इनसे आप देखिए, इंडिया ने क्या किया आज सुना है? इंडिया ने तारीफ की है किसकी? यूक्रेन की। इंडिया ने यूक्रेन की तारीफ की है। आप कहेंगे कि इंडिया जितना रूस के साथ डीलिंग्स हैं, हमारा तो कुछ नहीं है इन कंपैरिजन। मगर फिर भी उन्होंने, इसलिए कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया एक मिलिट्री अलायंस बना रहा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, तो उन्होंने उसका किया। हम वो इन द लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं और अमेरिका और यूरोप ले रहे हैं, तो क्यों नहीं रूस और चीन भी लें? क्यों नहीं और मुल्क भी लें जिनके साथ अगर हम ये करें? मिसाल के तौर पे अफ्रीका का तो कोई पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जाता ही नहीं है उधर। जाके देखे तो सही। मुझे सज़ा मिला था, 2-3 साल में नाइजीरिया में गुजारा था। मैं आपको बताता हूँ, बूमिंग एक्सपोर्ट्स पॉसिबिलिटीज़ है उधर की। अच्छा लाली साहब, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान पे इस जंग का इम्पैक्ट? पाकिस्तान के इकॉनमी पे, पाकिस्तान की सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपका जो एक्सपीरियंस है उससे। पहली बात तो ये है, फ़ौरन हमें JF-17 के गनशिप्स के इंजन मिलना चाहिए रूस से, हेलीकॉप्टर इंजन मिलना चाहिए गनशिप्स रूस से, $2 बिलियन का पाइपलाइन जो कसूर तक जाएगा वो मिलना चाहिए। CPEC जोन्स में रशियन इन्वेस्टमेंट्स आ सकता है, स्टील मिल है, मिलिट्री कोऑपरेशन है। देखिए, बहुत चीज़ें हैं जो जिससे हम गेन कर सकते हैं। और साथ ये भी याद रखें कि रूस के पीछे कुछ हद तक चीन भी खड़ा हुआ है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके कहें कि जो रूस करता है ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। मगर आप थोड़ा सा जस्टिस भी देखें ना जो हुआ है। आप सोचिए तो सही, अमेरिका आप 200 साल से वेस्टर्न हेमिस्फीयर को एक फॉरेनर को आने नहीं दे रहा है। कोई मिलिट्री प्रेजेंस है वेस्टर्न हेमिस्फीयर मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत? 200 साल उन्होंने किसको आने नहीं दिया। आप समझते हैं चीन जाके खड़ा हो सकता है कनाडा के साथ और मेक्सिको के साथ और कह सकता है हमारे फोर्सेस इधर हम ला रहे?
वो जंग पे चले जाएंगे। क्यूबा में आपने देखा नहीं, बाल बाल जंग में होने। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये दौरा है और आज प्यूटन साहब से उनकी मुलाकात भी तवील हुई, वो पाकिस्तान के दफाई और माशी हालात में कोई बेहतरी का सबब बन सकता है? देखिए, इसमें दिफाई मामलात में तो बिल्कुल बेहतरी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यूक्रेन में भी हमारे सफीर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सपोर्ट करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि उसका ख्याल रखा जाए। और यूक्रेन के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं डिफेंस के खास तौर पर, और रशिया के साथ हम आगे डेवलप करना चाहते हैं। रशिया बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है और उसकी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है वो जितना रैपिडली रशिया की एडवांस हो रही है, यूक्रेन में तो वो नहीं है। यूक्रेन में तो वो पुराना सिस्टम है जो कुछ पुराना उनको रशिया ने दिया हुआ। तो इन हालात में डिफेंस में तो हमारी ऑलरेडी एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं उनके साथ मिलकर, तो वहाँ तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसका जो पॉलिटिकल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो प्रॉब्लम बन सकते हैं। इकोनॉमी का तो सारी दुनिया भुगतेगी, जो यहाँ पे अभी मसले बन रहे हैं, जिस तरह तेल का, गैस की कीमतें चढ़ रही हैं। लेकिन हमें ये पूछना चाहिए अमेरिका से कि जनाब, हमें रशिया ने इनवाइट किया था, आपने किया? आपके तो सदर ने टेलीफोन तक नहीं किया। आप इनवाइट करें, हम भागे आपके पास भी आ जाएंगे। तो हम आपको तरजीह देते हैं, हम समझते हैं कि आप हमारे बहुत करीब हैं, और हमारे लीडर्स ये बताते भी रहे हैं कि देखें, हमारे बच्चे जाके आपके यहाँ पढ़ते हैं, रशिया में नहीं पढ़ते। हम ट्रेडिशनली वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा करीब, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सुपर पावर है, वो अपनी मर्जी से दोस्ती रखता है। वो चाहे तो आपको धत्कार के परे कर दे, वो चाहे तो आपको प्यार से साथ अपने गले लगा। तो हमारे बस में ये नहीं है। हमने बेशुमार दफा कहा कि हम आपसे अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं और अफगानिस्तान से हट के, लेकिन ये उनके ऊपर उनकी स्वाबदीद पे वो नहीं, उन्होंने टेलीफोन तक नहीं किया। एक चीज जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पिछले दिनों जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं उनकी कांग्रेस में नई अपॉइंटमेंट्स के लिए, मिलिट्री की या उनकी जो पॉलिटिकल साइड पे भी, उसमें उन्होंने सब ने यही कहा है कि पाकिस्तान इज ए डिफिकल्ट कंट्री बट वी कैन नॉट इग्नोर, दे हैव टू बी आवर पार्टनर, वी नीड देम। सो खित्ते में इस वक्त यहाँ पे अगर हम देखें तो उनको पांव लगाने के लिए और कोई जगह नहीं है सिवाय पाकिस्तान की, अगर यहाँ उनको कल को जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस के लिए मेहनत तो करनी होगी, मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन हम इस चीज में अमेरिकन को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारी जो रशिया के साथ ताल्लुक है वो कतन यूक्रेन के लेंस से न देखें। वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है, किसी और के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो खित्ते का मुल्क है और हम आज नहीं, उनसे काफी अरसे से हमने। जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कुछ अंदरूनी हवाले से पूछना चाहता हूँ। आप जानते हैं हर कोई यहाँ पे उस पेज पर जंप करके पहुँचने की कोशिश करता है जिस पेज की मैं जिक्र कर रहा हूँ, और हर कोई आजकल ये कह रहा है कि जी हम उस पेज पे हैं। एक भी जो मुतारब जो सियासी मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, तो क्या हुआ, पेज एक ही है, कई अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जिसका एक अहम रोल रहा है और है भी, वो इसे कैसे देख रही है, और ये ऊंट किस करवट बैठता नजर आता है आपको जनरल साहब? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इससे अपने आप को बाहर रख रही है। ये रखना बहुत ही अहम है, ये एक अच्छा मैसेज भी देगा। और आप देखेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस की मूव अगर इस तरह नाकाम होती है तो फिर ऑपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले वो इल्जामात लगाते रहे हैं। जबकि अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए और उसमें ज़िमनी इलेक्शन ज्यादातर ऑपोजिशन ने जीते। क्या उस वक्त कोई एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा काम किया जिससे कि ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचता? ये नहीं हुआ। तो मेरा अपना अंदाजा है या मेरी अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पे, खास तौर पे जो ISI है, वो बिल्कुल उनके कोई लोग भी इनके करीब नजर नहीं आएंगे और ये इनको खुद निपटाना होगा। और मेरा अपना जो मेरा तजिया वो ये है कि ये सारा खेल खेला गया है। एक्चुअली मैं तो पीपल्स पार्टी को समझता हूँ कि वो ज्यादा अच्छे पत्ते खेलते हैं। 23 मार्च का इनका जो शो था, जो करना चाह रहे थे, उसको सैबोटाज कर दिया। अभी आप देखिए कि नो कॉन्फिडेंस तो पता नहीं आती या नहीं आती, 23 मार्च का जिक्र खत्म हो गया। वो 23 मार्च वाली मार्च जो है, लॉन्ग मार्च उन्होंने करनी थी, वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उसको सैबोटाज कर गई है और वो अपना मकसद पूरा कर चुके हैं।
अब ये इनको खेल तमाशा इधर उधर खेल में लगाया हुआ है, इधर मीटिंग उधर खाना, ये चीजें कुछ अर्सा चलेंगी। उसके बाद आपकी इजाजत से अली साहब, मैं यही बात आप, क्योंकि आप भी हमारे इस ऑपरेटर्स का अहम और बड़ा ऑनेस्ट हिस्सा रहे हैं, आप कैसे, ये जो जनरल साहब ने एक नक्शा हमें बताया है, आप कैसे देखते हैं कि ये जो अपोजिशन कर रही है इसमें आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ एक ऑपोजिशन लीडर लंदन में बैठा हुआ है और कुछ हद तक कोरियोग्राफ उधर से हो रहा है मसला, और जिसमें मैं समझता हूँ कि फॉरेन हैंड भी इस वक्त इन्वॉल्व हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जब वो देख रहे हैं कि एक आदमी जो अमेरिका से पाकिस्तान को दूर ले गया है, हो ही नहीं सकता कि अमेरिकन खुश एक मौका ना उठाएं उसको टू बी रिड ऑफ हिम। और अब आप देख रहे हैं जनरल साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं, ये वो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे नेज पे जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनल इतना एक्सटर्नल इतना सेंसिटिव है, ये जो खबरें आ रहे हैं कि पैसे बट रहे हैं, ऑपोजिशन लोग खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं, ये क्या, आई मीन व्हाट डज इट शो अबाउट पाकिस्तान? माफ करिए, ये तो ऐसा दिखाता है कि ये वाकई एक बनावना रिपब्लिक है, कोई परवाह ही नहीं है क्या सेंसिटिव टाइम गुजर रहा है पाकिस्तान का। और ये लोग ये कर रहे हैं, एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, एक वर्ल्ड लीडर से बात कर रहा है, एक की रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहा है, और इनको इजाजत है इधर खरीद फरोख्त करना, ब्लैकमेल करना है एक को। आई एम सॉरी, ये तो एक बहुत बुरा इंप्रेशन है। पता नहीं पुतिन को इतना अप टू डेट नहीं होगा, वो उसके और प्रीऑक्यूपेशंस हैं, मगर क्या सोचेगा इस मुल्क के बारे में? खलाली से मैं गुजारिश करता हूं, कल हुकूमत के 2 वज़रा ने कहा कि उनके 3 अरकान असम्बली को अपोजिशन की जानिब से बड़े पैमाने में मुबैना तौर पर करप्शन की ऑफर की गई। तो ये तो वज़रा ओपन कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ छोड़ के पैसे लो और हमारे साथ आ जाओ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं आपको, भाई कौन है जो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है? कौन है जो कह सकता है कि यार दिस इज आउट ऑफ द पार्क, ये नहीं हो सकता, ऐसा मत करो, ये नेशनल साहब सवाल आसान कर दे तो बेहतर ये ना होता कि जो वज़रा कह रहे हैं कि हमारे लोगों को ऑफर हो रही है पैसों की, करप्शन की, फ्लोर क्रॉसिंग की, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जब बंदे भी इनके पास है, ताकि वो आइंदा कोई जरूरत ना करे कि पैसों को से जमीन खरीदने का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं उन लोगों को कहना चाहिए कि फलाने लोगों ने फलाने को ऑफर किया और हमें ये पता है, अब जाएं भुगते हैं, वो प्रूफ करें, हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझता हूं दिस थिंग शुड बी एक्सपोज्ड। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान में एक संजीदा लोगों का एक सवाल ये बन गया कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो हुकूमत रहेगी, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अगर ये कामयाब होती है तो क्या ये अपोजिशन पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेकाम ला सकती है? क्या हम मजीद एक कुएं में गिर जाएंगे? देखिए, मुल्क का तो कोई सोच नहीं रहा, ये सारा खेल तो अपने अपने मफादात का है। इनके पास कौन सी ऐसी चाबी है? ये बहुत सारी तो तबाही के जिम्मेदार ये खुद है जिन्होंने 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें की, और आज भी पीपल्स पार्टी इधर नारे लगा रही है। पीपल्स पार्टी का अपने सिंध का क्या हाल है किसी को पता है? जाके देखिए, इंसान रोना आता है, जाके इंटीरियर सिंध आप जाके देखिए, कोई वहां पे ऐसी चीज इन्होंने करके नहीं दी जो जिस पे ये फख्र कर सके। तो बात ये है कि मुल्क का तो किसी को नहीं। जो असल किस्सा ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत नजर आ रहा था लोगों को कि शायद ये जीते, तो बहुत सारे इसी तरह के फसली बटेरे उड़ के यहाँ पहुंचे, इनके पास आ गए। अब वही पर तोल रहे हैं, उनके वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, उनको जो मिलना चाहते को पीपल्स पार्टी से आए हुए थे चंद एक लोग, कुछ और PMLN से आए हुए थे, वो मिला कुछ नहीं उनको, तो वो अब अपनी कीमत लगवा रहे हैं कहीं और जाके। और वहां मसला असल में यही हुआ पड़ा है कि जो वो कीमत मांगते हैं, जो एश्योरेंसेस मांगते हैं, वो पूरी करनी मुश्किल है लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी टिकट ही मांग रहा है, वो कहता है जी मुझे गुजरात से टिकट दें। अब PMLN गुजरात से टिकट उसको दे, तो जो उसका गुजरात में वो आदमी बैठा है जो जिसने आज दिन तक उसका साथ निभाया है और अच्छे बुरे दिनों में साथ रहा है, वो उसको कैसे इग्नोर करें? तो टिकटें देने का भी वादा करना कई जगहों पे मुश्किल हुआ पड़ा है। बाकी जो मफादात हैं कि आगे अगर हुकूमत आ जाती है आपकी तो आप हमें क्या देंगे, वो तो अलग चीजें हैं। तो असल किस्सा यहाँ पे अगर आप अपनी सारी पिछले ये 14 साल की सियासत देख लें
तो वो हुआ यही है कि लोगों ने अपने फायदे सोचे हैं और इधर से उठ के उधर चले गए, उधर से उठ के इधर चले गए, और जाके अगर नहीं कहीं मिला तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। ये इसमें आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर जो तकरीर करते रहे हैं इसके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे KPK से। अच्छा, मुझे एक आपने बिल्कुल वादे कर दिया, वक्त कम है। हिलाली साहब, क्विकली मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तीसरी कंसेक्यूटिव डेमोक्रेटिक जा रहा है और बड़ा अच्छी बात है, मगर यूँ लगता है कि जैसे इसने ज़्यादा एक्सपोज किया है हमारी पॉलिटिकल एलीट को। एम आई राइट इन माई दिस असेसमेंट सर? 100% करेक्ट। हमारे सिस्टम को और एलीट को बिल्कुल एक्सपोज किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूं काजी साहब, इसलिए मैं कहता हूं, देखिए जो भी आप इनको कहें एस्टैब्लिशमेंट या अंपायर, मैं नहीं कहता कि ये मुलव्वस है, मैं नहीं कहता कि इनको इंटरफियर करना चाहिए, मगर ये ज़रूरी है। और मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब वो देख रहे हैं कि क्या गंदे चीज़ें हो रहे हैं, सम थिंग्स विच आर अनएक्सेप्टेबल, मेरे ख्याल में उस वक्त दे शुड स्टेप इन चुपके से, क्वाइटली, एंड से ये बर्दाश्त ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ब्राइब हुआ है, ब्राइब ऑफर हुआ है, इस वक्त हुआ है, इसने किया था। हम साइड नहीं लेना चाहते, मगर अगर ये नहीं रुका तो फिर आई थिंक एक्शन शुड बी टेकन। हलाली साहब, हलाली साहब, ये राइट पाकिस्तान के शहरियों का नहीं है, सिटीजन का नहीं है ये कि वो इंटरवीन करें अपने वोट के एक्सप्रेशन से? नहीं, अपने वोट के क्या एक्सप्रेशन है, आप खुद जानते हैं क्या होगा, और मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। जब इलेक्शंस होंगे, पहले तो बजट निकाल के सोचिए, लोकल गवर्नमेंट का बजट क्या सैंक्शन हुआ है। आप मलिक साहब प्लीज, आप थोड़ा सा इस पे स्पेड वर्क करें, आप हैरान हो जाएंगे और आप फिर पूछेंगे वेयर इज द मनी गोइंग, व्हाई डिड दे आस्क फॉर सो मच। देखिए बहुत से अब चीजें आस्ते आस्ते निकलेंगे, बिकॉज अगर अंपायर हाथ बिल्कुल ही उठा ले और बेलगाम इलेक्शंस हो तो ये तो मैसिव धांधलियां होंगी, और पता भी नहीं अभी तक कि वो मशीन हलाली साहब है तदब एहतराम से धांधली रोकना तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का काम है, अरबों रुपए वो लेते हैं। ये क्या तरीका है कि 3 साल तसलसल से जमहूरियत आ रही है, अब ये डिक्टेटरों पे भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। क्यों इस्लाहत नहीं करते इलेक्शन शफाफ कराने के लिए तमाम सियासी जमातें, हाँ हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो? कब तक ये दूसरों पे बोझ डालते रहेंगे, मुझ पे आगे कब जिम्मेदारी है? नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असम्पशन आपका ये है कि इलेक्शन कमीशन बायस नहीं है, माने पार्टिसान नहीं है, माने वो किसी का साइड नहीं लेता है। असल तो बात यही है, असल तो बात ये है कि क्या लोग मानते हैं। मैं आज तक कॉन्वर्सेशंस में नॉलेजेबल जर्नलिस्ट के साथ एक आदमी मुझे नहीं कहा। एक नाखुशगवार फरीजा है, आप इतनी अहम बात कर रहे थे मगर वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम हलाली साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब आपने एनलाइटन किया। नाज़रीन एक ब्रेक है, बहुत सी बातें क्लियर भी हुई और बहुत सी बातें पे अभी रहती भी हैं जो हम ब्रेक के बाद करेंगे। एक वक्त के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब बड़ी हार्ड बातें हो गई हैं, दिल पर बड़ा। मैं सादा सी बात और मैं आपसे ना एक खुशगवार बात पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, अपोजिशन भी कहती है ये मेरा पेज है, वो कहते हैं मेरा पेज है, मेरा भी तो है। याद है बचपन में एक बैंक का इश्तिहार आता था, मेरा भी तो है। तो ये पेज है किसका या है ही नहीं? काजी साहब बदकिस्मती ये है, हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, दोनों ही जाके पाँव पकड़ते हैं। अब कमो बेशतर 1 दर्जन से ज़्यादा मुलाकातें शहबाज साहब, आसफ अली जरदारी, परवेज़ लाई साहब या दीगर अपोजिशन जमातों की हो चुकी हैं ना। इससे ज़्यादा नंबर गेम भी मेरी इतला के मुताबिक पूरा हो सकता है, मेरी इतला गलत हो, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं हदीस कह रहा हूँ नौज़ुबिल्लाह। क्यों नहीं ला रहे अदम एतमाद, वहाँ से इशारा चाह रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि यार अगर आपको अपने इत्तेहादी जमातें आपने हुकूमत की तोड़ ली हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, उनको साथ मिलाएं और अदम एतमाद ले आएं। ये अदम एतमाद जब तक इन्हें ग्रीन सिग्नल पूरा नहीं मिलेगा, इनकी आनियाँ जानियाँ रहेंगी। कराची लाहौर, लाहौर पेशोवर, पेशोवर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लाहौर। भट्टी साहब
आपने वही काम किया जिसका मुझे डर था। मैं अपनी जितनी भी 30-50 साल ज़िंदगी में आज तक इतना कन्फ्यूजन नहीं देखा। कन्फ्यूजन। आप बताएं 3 दिन आप इस्लामाबाद रहे हैं, हमें अजान ज़ुबान में बताएं वो क्या रहा है, सच बताएं पॉलिटिकली किधर खड़े हैं आप? पोजीशन ना अपनी मर्जी से आई है ना अचानक एक्टिव हुई है। 3.5 साल बेहोश रही, अच्छा कोमे में रही, ठीक हो गया। धमकी इमरान खान की पहले दिन से हुकूमत गिराने की, ये कह रहे हैं सिलेक्टेड कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान की टच से मस नहीं हुकूमत कर सके। ये मेरी सब राय है, फैक्ट आप बता रहे हैं, ये तो हिस्ट्री है सारी। कुछ अर्सा पहले इमरान साहब और कुछ पेज में फर्क पड़ा, ये मेरी राय है, फिर मैं उस पर कायम हूं। ठीक। उसके बाद अपोजिशन ने उसको फायदा उठाना चाहा और उनसे मुलाकातें भी हुई। खुद ये हुकूमती वुज़रा कह चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अब MQM लाहौर, कराची से लाहौर आती है, मौलाना साहब आते हैं, आज से वैसे आसफ अली जरदारी साहब को अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत ज़िंदगी दे, बीमार हैं, अचानक आके 6-6 मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अदम एतमाद पेश नहीं कर रहे, करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाएगा कि जिस बंदे ने इमरान चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम की थी, वो इन पे हाथ ना रखे। इनको लड़ाई ये है कि हम पे हाथ रखो, लड़ाई ये नहीं कि धांधली क्यों हो रही है, लड़ाई हो रही है कि हमारे लिए कुछ करना है। मलिक साहब आप बड़े कुन्ने हैं, आप इनसे पूछते हैं, मुझे पता है आपके पास 2-3 खबरें हैं, तुम भी मतलब शाम में निकल जाते हो, मुझे पता है कितने न कितने। आप मुझे पता है आपके पास क्या खबर है? काजी साहब देखें, 2-4 आधी खबर तो भट्टी साहब ने दे दी कि पूरा फैसला कहाँ सुना। मैं बच्चों वाली आपको कैलकुलेशन देता हूँ, 3 नाम आपको पता, 8 बंदे आपको चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाली कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। 8 बंदे चाहिए, 3 तो कल फवाद चौधरी ने बता दिए, 3 से राब्ता है। एक हमारे आमल लियाकत साहब, उन्होंने फरमाया PTI ख़त्म हो रही है, मैं तो दिल से इस जमात के साथ नहीं। 4 MNA मैंने आपको गिना दिए। जो काफ का जो लामिया का लाया है मुस्लिम लीग काफ का, मोहन सलाई साहब ने बताया जी कि हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, हमारे पास गलती से आगे थे। अब पता नहीं वो क्यों चले गए, वो तो खुद जरदारी साहब से जरदारी साहब भी मेहमान नवाज है ना, वो भी मेहमान नवाज है। और उनका लामिया सुने, उस लामिया में ये लिखा हुआ है कि हम आपसे मुशावरत करेंगे। परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब जरदारी साहब से मुशावरत करेंगे, और 6 बंदे उनके गिन लें। फिर उनकी अपनी स्टेटमेंट है कि हमारे पास 10 बंदे हैं, आगे थोड़ा सा मुझे और टाइम दे। पर अपना आगे चलते हैं, आगे आपके आगे जगीर तरीन ग्रुप, फिर हम ख्याल ग्रुप, फिर PTI के अपने MNA। तो इस पे बहस हो सकती है। 8 बंदे की आप बात करें, ये अदम इत्मीनान इज डन, इमरान इज हिस्ट्री एज फार एज नंबर गोज। बाकी बड़ी साहब की बड़ी बात मैं बात मान रहा हूँ ना, नंबर गेम मेरे ख्याल में मैं तो बच्चों की तरह मैं भी कह रहा हूँ, फिर अदम इत्मीनान पेश क्यों नहीं हो रही? मेरा इसका जवाब सवाल है सिर्फ। मैं बड़ी साहब आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बात बता दूँ कि जो नंबर गेम है ना, वो पहले दिन से पूरी है, जिसके पास भी नंबर है, कोई कंफ्यूजन है। तो सर के कहते कंफ्यूजन है, मुझे बताएं भट्टी साहब, देखना मेरी बात सुने। जब आपकी पॉलिटिकल एलीट को किसी छोटे मोटे काम के लिए भी बिसाखियां चाहिए हों और पहले लड़ पड़े कि सन कड़िया क्यों मुझे बात करी यार 9:30 हो जाओ, तो बात ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्यों नहीं सब कुछ हो रहा कि मैं आपको अब बता देता हूं और आप किसी की जरूरत नहीं होगी बताने की। ये जितने बैठे हुए हैं ना दुकान के, मेरे 40 है, मेरे 50 है, मेरे 35 है, इनमें से किसी के कुछ नहीं है। इनके अपने होते, किनके हैं फिर छोड़ देना जो भट्टी साहब कहते होते हैं। भट्टी साहब का नाम ऐसे ही रहता है, भट्टी साहब। मेरी बात सुना, हमारे 60 हो गए, हमारे 8 पूरे हो गए, हमारे 35 पूरे हो गए, और तू खुद वोट अपनी मर्जी से नहीं, जिसने कहा है ना मेरे पास 8 है, वो भी पूछने जाता है कि मैं किधर डालूं। अच्छा, तो ये भी तो है ना कि छोड़े यार, 2 मिनट चले, थोड़ा सा ना लाइट बात करें जरा, नहीं लाइटर। ये साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद हकान अब्बासी 22 का दावा तो खुद कर चुके हैं, इसमें तो कोई बहाम नहीं। एहसन इकबाल 5 वुज़रा का दावा कर चुके हैं, और वो खुद अब हुकूमत कह चुकी है हमारे 3 लोगों को ऑफर हो चुकी है। तो मुझे बताया अदम इत्मीनान आ क्यों नहीं रही? फिर आखिर किससे इजाजत लेनी है? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, बल्कि मेरा आपका जवाब मेरे सवाल में है। वो कौन कौन से लोग हैं जो पैरेलल ऑप्शन के तौर पर अपने आप को हाजिर कर चुके हैं? जी मियां साहब को तो छोड़े, हम भी मैं आपको थोड़ी सी खबर देता हूँ, इसलिए नहीं आ रही। भट्टी साहब देखिए, खबर ये है, मेरी राय में तो किसी और इशारे का इंतजार हो रहा है, असल लड़ाई कहीं और है, वो इख्तिलाफ कहीं और है। आपके पास बड़ी खबर है, जिस दिन वो सेटल हो गया 72 घंटे भी ज्यादा है। अगर वो सेटल ना हुआ, फिर पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा, फिर 23 मार्च को लॉन्ग मार्च उसका, और अपोजिशन यकीन दहानी करा चुकी है
जो असल है गड्डी साहब कि जनाब 23 मार्च को हम नहीं आए। चलो एक सुन ले, एक मेला लगने वाला है कि 1 मार्च से ना, मार्च से शुरू हो रहा है फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का। अपोजिशन की ये एक असेसमेंट है कि रोज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी जी, लंदन से इस तरह नाजायज़ पैसे आ गए, वहाँ से ये आ गए, और उस केस में सब माहरीन का कहना है कि ये साबित करना इंतहाई आसान है कि खान साहब ने पाकिस्तान के कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया, वो कानून के साथ नहीं है। तो इनका ख्याल ये है कि कम से हम चलेंगे 8-9 तक 2000 ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी होगी, फिर हम 8 को वहाँ पे बिलावल चाह रहा है कि मैं स्पीच में बताऊँ जी का बात की तरफ जा रहे हैं। आपकी बात का जवाब दूँ। अच्छा नहीं, 2 मिनट है देना। बिलावल बता रहा है तो पीडीएम मुर्दा हो गई है। वो सारी नहीं, पीडीएम तो उसका हिस्सा ही नहीं देखे, फैक्ट्स पे रहे। इमरान के जाने पे सारे कटे हैं, ये मैं आपको पता ही है 100%। लेकिन इस तरह मतलब है पीपल्स पार्टी सारा कुछ गेन कर जाए तो नून लीग बेहोशी में सोई रहे, जिसके 84 लोग हैं सबसे ज्यादा, जिसके 84 है। तो जरदारी ने कहा हमारा वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा। मैं कह रहा हूँ एतमाद क्यों नहीं आ रही, और वो दिल से मानेंगे। मगर मुझे ये आपकी सारी बात सुनने की बात याद आ गई। सुना दो। किसी ने मुझे पूछा काजी साहब इन छुट्टियों में तो आप मरी नहीं जा रहे थे। मैंने कहा मरी तो हम पिछली जा रहे थे, इन छुट्टियों में हम सवात नहीं जा रहे। ये है आपकी। अच्छा मैं काजी साहब इनको एक जवाब दे दूं। चले बिलावल भुट्टो ने हमारे शहजाद भट्ट साहब ने खबर दी, उन्होंने कहा जी मेरे लॉन्ग मार्च तक इंतजार करें, 27 से शुरू होंगे 8 दिन, 10-12 दिन तो ये चले गए। फिर पीडीएम कहेगी लॉन्ग मार्च साढ़ा भी तो आया ना 23 मार्च को, उन्होंने भी तो दिया हुआ है, उसकी डेट आगे पीछे हो गई है, वो मुझे पता है। तो इसका मतलब है फिर मुझे तरीके अदम एतमाद नंबर गेम होने के बावजूद पूरी क्यों नहीं आ रही, ने क्या खौफ है मुझे वो बताएं। भट्टी साहब इससे पहले एक और भी मैं आपको खबर देता हूँ, आपके इत्तेहादी खड़े हो जाएंगे इमरान के खिलाफ, ये स्टेटमेंट आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो मॉरली भी इसको नीचे लाएंगे। जिस दिन एक भी निकला है ना बाप तो 14 बंदे हैं उसके परवेज का वहां जाना, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर आप इतनी बहस लंबी जो आपके प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान में शोर पड़ा कि हम ना परवेज लाई के बस में है, सुन ले, ना परवेज लाई के बस में है, ना नून लीग के बस में है, ना पीपल्स पार्टी के बस में है, इनकी रिमोट कहीं हो रहा है। अच्छा आज एक फोन कॉल चले जाए तो बाप जमात और एमक्यूएम सुबह मेरे खुद 2 बंदों है कि हम हुकूमत से लैदा हो रहे हैं। एमक्यूएम ने काफ से राब्ता भी किया कि आप हमसे मिलके काम करें, हम आपके साथ। यार वो तो लाहौर भी आए थे एमक्यूएम वाले, शहबाज शरीफ साहब से भी मिलके गए थे। आपने जितनी जद्दोजहद की थी एक सिविलियन रूल के लिए, अब आप भी इंतजार कर रहे हैं कि बाप को भी आ जाए। भट्टी साहब ने हमें फंसा दिया। भट्टी साहब कह रहे एक मुलाकात होनी है, वो सब कुछ वहां पे फैसला होगा। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि बात चली वहां से, इनमें कादी खबर वहां नहीं बनती जहां से आप लेके आ रहे हैं, खबर कहीं और बनती है। और नहीं ये रिमोट से चलते हैं। काजी साहब मुझे बताएं, 1-2 मिनट ठहर जाए। नवाज इमरान आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया ना था नवाज शरीफ धरती के नसूर, अगर मैं इनका साथ दिया अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। मैंने तो नहीं कहा था, ये पेट भी फटवाना था, पेट शहबाज साहब ने कहा था। इसी तरह हुकूमत ने काफ लीग के बारे में और एमक्यूएम में कहा है। यहाँ आवाम क्या है, जब जिसका मफाद है किसी वक्त भी किसी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। पहले कल भी कह चुका हूँ, ये मेरी राय है। जितना अच्छा सलूक जो जरदारी साहब के साथ कराची जेल में हुआ था, वो तड़प रहे होंगे उस एहसान का बदला देने के लिए। काजी साहब इक़्तिदार के लोग हैं, आप कौन किसका क्या माजी, अगर उस तरफ चलें तो आप फिर बहस ही खत्म हो। फिर मुझे ये बताएं, सवाल के जवाब दें, कहाँ पर शहबाज मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम है, इन्होंने डिच नहीं किया, चौधरियों को डिच किया, हैदर भाई को लेके आ गए, तो फिर तो आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। क्या बात करते हैं? 10 दिन पहले आप कह रहे हैं कि हमारा इखलाक है, आप हमारे पास मिले हैं तो हम निकालेंगे ना, मेहमान हुआ से। दूसरी हफ्ते में आप चले जाते हैं। पाकिस्तान में आप चले जाते हैं, एक वापसी में गाड़ियां खड़ी होती हैं जिसमें बैठ के आप वापस घर भी आते हैं। सब ऐसे ही है। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। क्या हुआ जब मरियम साहबा ने जाके वहां तकरीर की उधर सिंध में, क्या हुआ था? चले मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूं, ब्रेक लेनी है, जल्दी बताएं। ये तरीका अगर कामयाब होगी तो जितना इस अपोजिशन में आपस में लड़ना ना, आप सोच भी नहीं सकते। तरीक कामयाब नहीं होगी, फिर दमादम मस्त। एक ब्रेक है, बंदर किला। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद आते हैं। और ये नूर मुकद्दम केस का फैसला सेंसिटिव से लोग इस बारे में बड़ा बेहमाना कत्ल हुआ और फैसला भी अदालत ने किया, इसकी क्या इम्प्लीकेशन और सजा क्या है, मैं भी इस पर कंफ्यूज हूँ। किसी माहिर कानून से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बड़ा बेईमाना एक जुर्म हुआ था और उसका फैसला भी आया है। नूर मुकद्दम केस का सजाए मौत
और कई और भी सज़ाएँ हैं। हमारे साथ होंगे शायद कोई थोड़ी देर में। भट्टी साहब, ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं और बेटियों वाले ख़ास तौर पर। शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह खावर साहब, आप तो खैर इस केस को देखते भी रहे बराह रास्त। हजूर, ये आप उनके नूर मुकद्दम के वकील भी हैं, ये बताएं कि ये बहुत सा कन्फ्यूजन है कि जो सज़ाएँ हुई हैं इसमें मौत की सज़ा भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, कि ये मौत की सज़ा इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसको भुगतने के बाद होगी, और या क्या एक खबर और भी मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ पे मॉरेटोरियम में यूरोपियन यूनियन की वजह से फिर से सज़ाए मौत नहीं हो रही। तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि इस सज़ा की एग्जीक्यूशन कैसे होगी शाह साहब? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा आपका दिलचस्प और लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है। बेसिकली इन पे जो चार्ज फ्रेम हुआ था 4 काउंट्स में हुआ था। एक तो कत्ल अम्द का एक चार्ज था, दूसरा चार्ज जो था वो रेप का था, तीसरा चार्ज जो था उसको गैर कानूनी अपनी तहवील में रखने का था, और एक जो था वो एक माइनर सा चार्ज था। तो उनको जो आप इसको अंग्रेजी मतलब इसमें लीगल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उनको 4 काउंट्स में सजा हुई है। एक काउंट में हुई है कत्ल में सजाए मौत, और जो रेप में जो उस काउंट में 25 साल सजा हुई है, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखने की 10 साल हुई है, और एक छोटा दूसरा जुर्म है उसमें 1 साल हुई है। तो इसमें ये तमाम सजाएं जो कैद की है वो तो आज से ही शुरू हो गई हैं, और वो सारी कंकरेंट शुरू हो जाती है, एक इकट्ठी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस वक्त इसका जो सारे कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद उसकी चूंकि वजह ये है कि जो सेशन कोर्ट किसी को सजाए मौत देती है तो उसका एक मर्डर रेफरेंस हाई कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट के कम से कम 2 जज जो हैं वो अगर उसको कंफर्म करते हैं तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी उसके पास मुलजिम के पास या मुजरिम के पास एक सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार होता है, फिर सदर मुमलिकत। ये उसके बाद आके जब ये सजाए मौत उसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपनी कैद कितनी काट चुका है, क्योंकि जो मैक्सिमम पनिशमेंट तो सजाए मौत है। तो जब सजाए मौत किसी को हो जाती है तो उसकी जो रिमेनिंग सेंटेंस तो खुद ब खुद खत्म हो जाती है, वो सजाए मौत में मर्ज हो जाती है। तो ये इसकी कानूनी पोजीशन। अच्छा शाह साहब, आपने बहुत तफसीलों में बड़ा हर एक में यही सवाल था। इसका मतलब है जो अब कोर्ट ने सजा दी है इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पहले ये केस हाई कोर्ट के डबल बेंच सुनेगा तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा अगर खुदा फांसी होनी है या जो भी होनी है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये ज़ाब्ता फौजदारी का एक तकाजा है कि जो भी किसी को भी जो सजाए मौत जो ट्रायल कोर्ट देगी उसका वो ऑटोमेटिकली, अगर वो मुजरिम उसकी अपील नहीं भी करता तो तब भी उस कोर्ट ने एक रेफरेंस भेजना है और उसको 2 हाई कोर्ट के जज हजरात की मंजूरी जरूरी है, उसके बगैर इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज उसका इफेक्ट होता है कि वो मुलजिम जो है वो आम जेल से सजाए मौत के जो सेल्स है उस पे बंद हो जाता है, और जो खासी एक मुश्किल सूरत हाल होती है। शाह साहब, ये आपने बड़ी अहम बात बताई। यकीनन ये पूरी दुनिया इसको सराह रही है जो दरिंदगी के साथ ये हुआ। इसका मतलब है मुल्जिम अगर अपील नहीं भी करता, आगे नहीं भी जाता, लेकिन अदालत उसका रेफरेंस कोर्ट में भेजेगी, फिर उस फैसले के बाद जो सजा पे इम्प्लीमेंट होगा अगर सजाए मौत रहती है तो। एम आई राइट सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर वो कंफर्म करती है सजाए मौत तो उसमें मुजरिम जो है वो लाजमी अपील सुप्रीम कोर्ट में लाजमी जाते हैं। अच्छा खावर साहब, मैं वो पहले सवाल पे ही वापस आऊँगा। जिस तरह हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन की वजह से फांसी की सजा नहीं हुकूमत ने रोकी हुई है, अगर ये क्या इस सिचुएशन में अगर होता है तो फिर क्या होगा कि ये सिर्फ जेल में रहेगा? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई इशू नहीं है कि अभी कोई भी जो है सजाए मौत पे जो है अमल दरामद नहीं रुका हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर सजाए मौत बहाल रहे तो फिर एक मर्सी पिटीशन सदर मुमलिकत को की जाती है। तो सदर मुमलिकत जब उसकी मर्सी पिटीशन खारिज करते हैं तो फिर उसका होम डिपार्टमेंट डेथ वारंट इशू करती है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसकी एग्जीक्यूशन लाजमी होती है। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस कोई पाबंदी नहीं है कि जो एग्जीक्यूशंस है सजाए मौत में वो नहीं होंगी यूरोपियन यूनियन के किसी अरेंजमेंट के तहत। एक अहम और सवाल ये बताएं कि हमारे यहाँ इससे पहले भी है कि अगर जो मकतूल या उसके ख़ानदान और उनके दरमियान जो अरेंजमेंट है हमारे, जैसे आप ये हमारे यहाँ एक इस्लामी तरीका भी है, तो क्या उसकी क्या वो एप्लीकेबल है? जी बिल्कुल, वो कसास और दियत के कानून में तो बिल्कुल एप्लीकेबल है कि अगर जो मकतूल के जो
लवाहिकीन हैं, लीगल एयर्स हैं, अगर वो माफ कर दे तो ये कंपाउंडेबल हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी सूरत में जहां पे ट्रायल कोर्ट जिसके सामने राजीनामा हो कसास और दियत के तहत, वो कसास और दियत के तहत तो चले वो राजीनामा एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक प्रोविजन है ज़ाब्ता फौजदारी में, वो है दफा 311 ज़ाब्ता फौजदारी। उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो इस सूरत में एडिशनल सेशन जज है, वो ये कर सकते हैं कि अगर वो कसास में अगर वो माफ कर दें अगर लीगल एयर्स, लेकिन उनको दफा 311 के तहत उसको फसाद फिल अर्थ का केस जो है डिक्लेयर करके उसको ताजीर में फिर भी सजा दे सकते हैं। और वो सजा क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? वो अगर सजाए मौत है तो ताजीर में उम्र कैद हो सकती है। अच्छा खावर साहब, इस केस में जो एक पॉजिटिव चीज नजर आई है, फैसला जल्दी हुआ है। नॉर्मली हमारे यहाँ बड़ी देर लगती है, इसकी क्या वजह है? ये जल्दी फैसला किस तरह हो गया? इसकी वजह यह है कि इनमें जो कुछ मुल्जिमान जो है अपनी जमानत की दरखास्तों के सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो हाई कोर्ट ने उनको ऑप्शन दिया था कि हम आपकी जमानत जो है उस पर फैसला नहीं करते, तो हम डायरेक्शन दे देते हैं ट्रायल कोर्ट को कि वो उसका 8 हफ्ते में जो है वो ट्रायल मुकम्मल कर ले। तो उस पे उसी के पेश नजर चूंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी 8 हफ्ते की, वो के 8 हफ्ते में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर एडिशनल सेशन जज की रिक्वेस्ट पे उसको मजीद 6 हफ्ते दे दिए गए थे। तो चूंकि ये डायरेक्शन केस था, इसलिए इसकी समाअत जो है वो आम मुकदमे। अच्छा शाह खावर साहब, उनके मुलाजमिन को सुना है सजा हुई है और वालिदैन को छोड़ दिया, तो क्योंकि आप पेश होते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप क्या समझते हैं वो ठीक फैसला है? आप मुतमिन है इससे? देखिए, असल में वो फैसला हमने अभी तक पूरा तफसील से पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ने के बाद हम जब समझेंगे, अगर हम महसूस करेंगे कि उसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें हम अपील में जा सकते हैं, तो वो लवाहिकीन से मशवरे के बाद और हम दूसरे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसके मशवरे के बाद हम इस पे जो है वो अपील में जाने का जो है वो सोच सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इनसैनिटी की प्ली जो है वो ले सकता है जो कॉन्विक्ट है? वो इंसैनिटी की प्ली तो ट्रायल के दौरान ली थी, उन्होंने एक दरखास्त ली थी बकायदा, जिसको एडिशनल सेशन जज साहब ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद डिसमिस कर दिया था। लेकिन उस प्ली को उन्होंने ज्यादा फिर आगे एजिटेट नहीं किया, उस फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। तो जब वो नहीं किया तो फिर जो ट्रायल कोर्ट का उनकी जो इंसैनिटी की प्ली की जो एप्लीकेशन खारिज हुई, वो तो फाइनलिटी अटेन कर चुकी है, तो अब वो ये प्ली नहीं ले सकते। यानी आप वो एक दफा अगर उन्होंने नहीं की, उसके खिलाफ ऊपर नहीं गए, तो अब उनके पास ये ऑप्शन जो है एग्जॉस्ट हो गया। नहीं, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया। शाह खावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सराहत से इस पे रोशनी ली, और बड़ी साहब मेरे ख्याल में चीज़ें खासी क्लियर हुई हैं। देखिए आज ना बहुत से सवाल थे लोगों को, तो शाह खावर साहब ने जिस बेहतर अंदाज और आसान अल्फाजों में बताया, तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नहीं रहा, और मेरे ख्याल में हमने भी तकरीबन सारे पहलू उसको किया। तो एक तो इसमें यह बात क्लियर हो गई कि फिलहाल अगर मुद्दई खुद भी नहीं जाता हाई कोर्ट, तो दो जज जो हैं, जो जज ट्रायल कोर्ट है वो भेजने की पाबंद है, और फिर हाई कोर्ट के मोहतरम 2 जज साहबान फैसला करेंगे। गो के अपील का हक उसके पास सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं जाता तो इम्प्लीमेंट उस वक्त होगा जहाँ सजाए मौत हो। लेकिन वो कहने हैं जहाँ कैद है, कैद तन्हाई से आज ही शुरू हो जाएगी। ये इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं हम, लेकिन एक मल्क की ख्वाहिश है कि मैं बात करूँ और वो करके जाऊँगा। जो सियासत में हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, वो जो मैंने कहा था कि जब सियासत में नज़रिया और दयानत ना हो फिर गांधी पड़ता है। अल्लाह करे ये अच्छी चीज़ें भी आएँ वापस। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।